क्रिस्टल क्लियर। या थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, जैसे मैडम ने बताया, तो मैं अमरनाथ जी ठाकुर फ्रॉम मेहमदाबाद गुजरात उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। अमरनाथ जी ने पिछले साल ही कोर्स ज्वाइन किया था एंड जीडीपी जैसा हेवी और इम्पोर्टेंट टॉपिक उनको मिला है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भर में जो मेहनत दिखाई है उसकी वजह से उनको जीडीपी के लिए हमने चुना है। और अमरनाथ जी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनका एज 30 ईयर्स है एंड स्पोकन इंग्लिश के भी क्लासेस करते हैं। तो इनका फाइनेंशियल में ऑनेस्टली कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, बट पिछले 1 साल की मेहनत आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखेगी। दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाया है उसमें पिछले 1-1.5 महीने का खून पसीना उनका लगा हुआ है, ऐसा ही मैं बोलना चाहूंगा। तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अमेजिंग अमरनाथ जी को। थैंक यू मिलिंद सर, थैंक यू पीयूष सर। दोस्तों, मैं अमरनाथ ठाकुर प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो जीडीपी और निफ्टी के ऊपर है। दोस्तों, निफ्टी जो है, हमें ये देखना है कि निफ्टी को कौन चलाता है। नेक्स्ट सर। हमारी टीम जो है उसमें हम देखें तो ये डेटा रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा मेहनत डेटा एनालिसिस पे तरुण सर, अशोक सोनागरा, अरुण कुमार जी और आसिम कीर्तुनिया, इन लोगों ने बहुत सी मेहनत की। उसके बाद हम ये एक प्रेजेंटेशन मोड में इसको लेके आए। दोस्तों, हम देखें तो यहाँ पे एक स्लाइड है जिसमें लिखा है कि मेरा जूता है जापानी, मतलब जूता जो है वो हम जापान से इंपोर्ट कर रहे थे। पतलून इंग्लिस्तानी, मतलब पतलून जो है वो भी हम इंग्लिस्तान से इंपोर्ट कर रहे थे। और सर पे जो लाल टोपी है वो है रूसी। मतलब दोस्तों कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि ये हमें इंपोर्ट करके बाहर से लाना पड़ा। दोस्तों, सर नेक्स्ट स्लाइड। इसको हम देखें तो पॉपुलेशन वीएस जीडीपी, तो दोस्तों दुनिया के अंदर पॉपुलेशन के लिए चाइना और इंडिया, ये दोनों मेजर कंट्री जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। और मेजर जीडीपी के लिए उसके सामने हम देखें तो यूएस और चाइना, ये दो मेन कंट्री जो है वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम पॉपुलेशन में देखें तो चाइना का जीडीपी और पॉपुलेशन दोनों सेम है। लेकिन इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का पॉपुलेशन तो बढ़ गया लेकिन जीडीपी जो है वो वहीं पे नीचे रहा। तो इसके बारे में दोस्तों हम जाने आगे कि क्या हुआ ऐसा। दोस्तों, जीडीपी जो है वो एक ऐसा इंडिकेटर है कि जिसके जरिए से हम जान सकते हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर ग्रोथ हो रहा है और कौन सी कंट्री जो है वो डी ग्रोथ कर रही है। जीडीपी इज ए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। दोस्तों, हम आगे देखें, नेक्स्ट सर, कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसके अंदर 180 से लेके 1700 तक इंडिया का पूरा दुनिया पे राज था। दोस्तों, पूरे दुनिया के अंदर इंडिया जो है वो करीबन 36% जीडीपी कंट्रीब्यूट करती थी। चाइना सेकंड नंबर पे, यूरोप थर्ड नंबर पे और मिडल ईस्ट जो है वो फोर्थ नंबर पे। दोस्तों, सर रहने दीजिए स्लाइड। दोस्तों, यहाँ पे 180 से लेके 1700 एडी तक इंडिया जो है जीडीपी को 36% कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया आई तब हमारा डीग्रोथ चालू हो गया और एक समय पे ना हमारे पास वेल्थ रहा, ना हेल्थ रहा और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर रहा। और हमारा जीडीपी जो है वो बहुत ही नीचे आ गया और इंडिया का जो फर्स्ट नंबर का ताज था वो हमारे पास से छिन गया। सर नेक्स्ट। दोस्तों, हमने देखा कि इंडिया को नंबर 1 था, जिसके कारण इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर यहाँ पे थी। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आ रहे थे और पूरी दुनिया में जो मेजर एक्सपोर्ट जो था वो भारत के द्वारा ही हो रहा था। 36% वर्ल्ड जीडीपी का इंडिया कंट्रीब्यूशन करता था। इसके बाद हम देखें तो राइजिस ऑफ कंट्री, मतलब कि 1700 तक इंडिया पूरे दुनिया पे राज कर रहा था। फिर ब्रिटिश एम्पायर के बाद इंडिया का डीग्रोथ चालू हो गया। दोस्तों, हम देखें तो 1800 के बाद 19th सेंचुरी वो यूके की सेंचुरी थी।
जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ये कंट्री के पास वेल्थ, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़ने लगा। उसी समय के दौरान 20th सेंचुरी के अंदर यूएस का उदय हुआ, और उसी समय में जापान, जर्मनी और ये सभी कंट्री ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा उठाया। दोस्तों हमें ये चैट बॉक्स के अंदर ये लिखना है कि अब जो 21st सेंचुरी है वो किसकी रहेगी। तो 21st सेंचुरी है वो जिस ऐसी कंट्री की रहेगी जिसके पास जीडीपी का ग्रोथ रहेगा। अब दोस्तों हम एक ध्यान देखें वर्ल्ड जीडीपी के ऊपर और मार्केट कैप के ऊपर, तो जीडीपी और मार्केट कैप जो है वो सिमिलरली साथ में ही चलता है। 1975 से लेके 2019 तक का हम देखें तो वर्ल्ड का जीडीपी जो है वो करीबन 7% से ग्रोथ हो रहा था, और वर्ल्ड का जो मार्केट कैप है वो करीबन 10% से ग्रो हो रहा था। मार्केट कैप जो है वो जीडीपी से दोस्तों थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है। दोस्तों आगे हम देखें कि 20 से सर नेक्स्ट आगे दोस्तों हम देखें कि ग्रोथ जो है 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1975 से 2000 तक इंडिया वर्ल्ड का जीडीपी जो है वो करीबन 8% से ग्रो हुआ, तो मार्केट कैप भी वो 14% से ग्रो हुआ, मतलब जीडीपी से बढ़ के। लेकिन जैसे ही 21st सेंचुरी आया तो उसके अंदर जीडीपी और मार्केट कैप दोनों ही म्यूटेड हो गए। आगे हम देखें कि इससे अब दोस्तों हमें ये जानना है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रोडक्शन कौन सी कंट्री के पास है, क्योंकि हमें ग्रोथ जानने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जो कंट्री है उसको भी हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। तो हम दोस्तों एक यहाँ पे ईयर का देखें तो 1975 से 2019 तक जो यूएस का जीडीपी है वो करीबन 6% सीएजीआर से बढ़ा, और यूएस का मार्केट कैप जो है वो भी 9% से बढ़ा। लेकिन दोस्तों हम देखें 1975 से 1995 तक यूएस का जो मार्केट कैप है वो जीडीपी से डिस्काउंट में चल रहा था, लेकिन 1995 के बाद जो जीडीपी मार्केट कैप जो है वो जीडीपी को ओवरटेक करके प्रीमियम में आ गया। बहुत सारे न्यूज़पेपर में, अखबारों में ऐसा न्यूज आया कि अब यूएस का मार्केट जो है वो गिरने वाला है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट कैप जो होता है वो लिस्टेड कंपनी से बनता है। नेक्स्ट सर। हाँ, यूएस का ग्रोथ जो है वो हम देखें तो जीडीपी, सर रहने दीजिए, यूएस का जीडीपी जो है वो 1975 से 2000 तक जीडीपी 7% से बढ़ा, तो 13% से जो है उसका मार्केट कैप भी बढ़ा। अब 21st सेंचुरी के अंदर देखें तो यूएस का जीडीपी और मार्केट कैप दोनों ऑलमोस्ट म्यूटेड हो गए। यूएस आउट परफॉर्म डेवलप्ड इकोनॉमीज बट अंडर परफॉर्म वर्ल्ड। सर नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों जो यूएस का इंडेक्स है डाउ जोन्स, उसका परफॉर्मेंस हम देखें तो पास्ट में 15 सीएजीआर से बढ़ा 1980 से 2000 तक, लेकिन अभी 2000 से 2021 के अंदर यूएस का जीडीपी और मार्केट कैप 4% से बढ़ा, तो यूएस का जो इंडेक्स है डाउ जोन्स वो भी करीबन 6% सीएजीआर से बढ़ा। अब हम दूसरे कंट्री की बात करें सर नेक्स्ट, यूएस और चाइना। तो हमने यूएस को तो देख लिया दोस्तों कि यूएस जो है वो 1979 में 3 ट्रिलियन जीडीपी, 1 ट्रिलियन मार्केट कैप। 2019 के अंदर देखे दोस्तों क्या हुआ कि जीडीपी जो है उससे मार्केट कैप ओवरटेक हो गया, तो मतलब प्रीमियम में आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा हम डाइवर्जेंस देख सकते हैं कि चाइना के अंदर ऐसा नहीं हुआ। क्या ट्रस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है? तो हम देखें दोस्तों तो 2003 के अंदर चाइना का जीडीपी 1.66 ट्रिलियन था और मार्केट कैप जो है 0.51 ट्रिलियन था। वो 2020 के अंदर जीडीपी बढ़ा 14.72% से, और मार्केट कैप जो है वो अभी भी जीडीपी से डिस्काउंट में चल रहा है। तो इसका हम इंडेक्स पे क्या असर हुआ? तो देखिए दोस्तों चाइना का जो मार्केट कैप है वो जीडीपी से ज्यादा नहीं बढ़ा। इसके कारण क्या हुआ? तो सांघाई कॉम्पोजिट जो
चाइना का जो मेन इंडेक्स है वो भी 4% CAGR से ही बढ़ा लास्ट 20 इयर्स में। सर अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या हम इंडिया पे भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने दुनिया की सबसे बड़ी दो इकोनॉमी को देखा, तो ये दोनों इकोनॉमी में हमने बहुत बड़ा डाइवर्सन से देखा कि यूएस जो है वो मार्केट के प्रीमियम में आ गया यूएस का, लेकिन चाइना का अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों पूरी दुनिया की नजर हम पे क्यों है, बार बार IMF और वर्ल्ड बैंक और ये सब हमारे ऊपर नजर बना के क्यों बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि 2000 के अंदर इंडिया का GDP सिर्फ 0.47 ट्रिलियन था और मार्केट कैप 0.23 ट्रिलियन। आज हम दोस्तों 20 साल के बाद देखें 2000 से 2020 में, तो इंडिया का GDP जो है 2.6 ट्रिलियन और मार्केट कैप जो है वो 2.6 ट्रिलियन के नजदीक आ गया। और हम देखें इसका फ्यूचर एक्सेप्टेशन 2030 और 2035 का, तो इंडिया का GDP जो है और मार्केट कैप GDP को ओवरटेक करके प्रीमियम में आ रहा है। ऑलरेडी हम मार्केट कैप इंडिया का जो है अभी जस्ट रिसेंटली 230 लाख करोड़ का हो चुका है, तो GDP जो है उससे मार्केट कैप प्रीमियम में आ गया है। इसीलिए दोस्तों पूरी दुनिया की नजर आज भारत पे है। अब हम आगे देखें इसका, तो हमारा जो इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स, ये हमारे जो दो मेन इंडेक्स है, इसमें सर एक दोस्तों हमने एक एग्जांपल लिया है निफ्टी का। तो निफ्टी लास्ट 20 इयर्स के अंदर 12% CAGR से ग्रोथ हुआ है। तो यहां से हम सीधे ही देख सकते हैं कि मार्केट कैप बढ़ा तो हमारा इंडेक्स भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। दोस्तों चाइना में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसका GDP से मार्केट कैप डिस्काउंट में चल रहा है। अब हम दोस्तों आगे देखें GDP ग्रोथ इन 21st सेंचुरी, तो हम यहाँ पे एक बड़ा सा बदलाव देख सकते हैं दोस्तों। वर्ल्ड जो है वो 5% से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया और चाइना साउथ एशिया की दो कंट्री ऐसी है जो वर्ल्ड से डबल डिजिट ग्रोथ कर रही है। इसके आगे हम देखें कनाडा, US, फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली, जापान, ये सब वर्ल्ड को अंडर परफॉर्म कर रहे। अब हम देखा वर्ल्ड GDP CAGR प्री कोविड। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि पूरी दुनिया हमारे सामने नजर टिका के बैठी है, तो ऐसा तो दुनिया में हमने क्या किया, इंडिया जो है वो वर्ल्ड से डबल डिजिट ग्रोथ में 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स, इस सभी को हम देखें तो सब में वर्ल्ड को आउट परफॉर्म किया है। तो इसके कारण सारी दुनिया के जो इन्वेस्टर है वो हमारी तरफ नजर झुका के बैठे हैं। दोस्तों अब मेरे दोस्त जो है आसिम जी आगे का प्रेजेंटेशन आपको निफ्टी के ऊपर देंगे, मैं उनको इनवाइट करता हूं। आसिम जी प्लीज प्रेजेंट। थैंक यू अमरनाथ जी, बहुत अच्छा आपने व्यू दिया है। अब यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले तो प्रॉफिट थैंक यू आसिम सर। हाँ थैंक यू अमरनाथ जी। यहाँ सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम इट टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ पे हमने जो तैयार किया वो प्रेजेंट करने का मौका दिया, और जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर है, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग भी कनेक्टेड है सारे इन्वेस्टर है, और कहीं ना कहीं सब लोग मतलब इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम अभी तक GDP का ओवरव्यू ले रहे हैं कि GDP क्या था हमारा, अभी क्या है और आने वाले समय में क्या होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हमारा क्या होगा, बेस क्लियर होगा, जो कि बेस हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम GDP को क्यों ले रहे हैं। तो ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है इसके अंत तक आते आते आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ फोकस करना चाहिए। हम इंडिया पे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, पिछले जो हमने GDP लिया जैसे कि US का देखा, चाइना का देखा, और अभी आगे क्या हो सकता है, इंडिया का कैसा क्या रहेगा वो भी हमने देखा थोड़ा प्रोजेक्शन। अब इसके आगे क्या, तो यहाँ पे देखिए GDP कंट्रीज का यदि देखें, टोटल कंट्रीज 1975 में यदि देखें टॉप 25 यदि कंट्रीज देखे तो उसमें इंडिया का कहां नंबर आ रहा है वो देखिए। तो इंडिया का यदि देखेंगे यहाँ पे लगभग 13वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो यहां से इंडिया 1975 में जहां 13वें नंबर पे था वहां से जंप करना, मतलब वहां से अभी किस कंडीशन में, यदि 2020 में देखे टॉप 15 कंट्रीज में, तो उसमें देखे कि इंडिया का 6ठा नंबर है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया कि जो हमारा इंडिया है वो 6ठे नंबर पे पहुंच गया। जैसे कि अमरनाथ जी ने पहले बताया, हमने देखा था
कि जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद हमने देखा 200 साल तक हमने क्या किया, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाए। तो 200 साल ग्रोथ ना करने का मेन रीजन क्या था, हम लोग दूसरे के अधीन थे। मतलब हम उसके एक तरह से हम उस समय हमारा जो जब पहले एडी से स्टार्ट हुआ था कि हम जो है 36% कंट्रीब्यूट करते थे, वहां से हमारा फोकस कहां चला गया, आजाद होने में। तो आजाद होने में जैसे ही फोकस चला गया तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्शन है वो सारा चीज भूल के उधर चले गए। और उस समय क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना प्रोडक्ट हमारे यहाँ कंज्यूम करने के लिए डालते थे। जैसे कि देखा हमने कि असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा, क्यों चलाना पड़ा, कहीं ना कहीं इसी कारण चलाना पड़ा। तो अब क्या, अब यदि हम देखें तो इंडिया का जो है इंडिपेंडेंस के बाद ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। और जो है 1900 अभी देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 1990 से 91 के लगभग उस समय लिबरलाइजेशन चालू हुआ। लिबरलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, लिबरलाइजेशन मींस जो कंपनीज है उनको खुली छूट मिलने लगा, उनको मतलब आजादी देने लगे, गवर्नमेंट जो है अच्छी अच्छी पॉलिसीज कंपनी के लिए लाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी रिवाइव होना स्टार्ट हुआ और बढ़ना चालू हुआ। अब यहाँ देखिए इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी यदि देखेंगे जो फोरकास्ट है 2020 से लेके 2025 तक, तो ये जो ग्रोथ होने वाला है 9% के CAGR से ग्रोथ होने वाला है, जो कि जबरदस्त है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या है 2020 में अभी क्या था, पेंडेमिक था जो कोरोना है, उसके चलते जो है जीडीपी एकदम बहुत ज्यादा डाउन चला गया था। बट अभी यदि देखेंगे तो ये चाइना और दूसरी कंट्रीज को भी सरपास करके मतलब उससे ज्यादा ग्रोथ होगा, ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अभी कौन सा नंबर है इंडिया का यदि देखें इकोनॉमी में, 6th नंबर है, ठीक है। और 2.7 ट्रिलियन का क्या है इंडिया के जीडीपी है, और 9% CAGR का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2020 से लेके 2025 तक। और इंडिया जो है 2030 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा इंडिया है वो 3rd पोजीशन में पहुंच जाएगी। मतलब वर्ल्ड का जो बड़ी इकोनॉमी है उसमें हमारा इंडिया कौन से नंबर पे होगा, 3rd पोजीशन। ये जो चीज है दोस्तों आपको अभी कोई भी न्यूज चैनल नहीं बताएगा, बट दोस्तों हम लोग आज ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज से हम 10 साल बाद फिर मिलेंगे, आप भी होंगे हम भी होंगे, हम देखेंगे कि हमारा इंडिया जो है वो 3रे नंबर पे पहुंच चुकी होगी। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी कंट्रीज, अब जीडीपी जो कंट्री दूसरे कंट्रीज है टॉप ग्रोइंग कौन कौन सी है इसकी बात करते हैं। तो टॉप ग्रोइंग कंट्रीज का हम यहाँ पे लेने का मतलब इसमें हमारा मेन फोकस कौन सा होगा, इंडिया। अब इंडिया का देखिए, इंडिया का यदि देखें 2021 में जो फोरकास्ट है वो कितना है 12.5, लेकिन ये कौन सा है प्री, मतलब जो हमारा कोविड का सेकेंड वेव आया था उसके पहले का प्रोजेक्शन था। ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक जो प्रोजेक्शन करता है वो चीज है, ये हम अपने मन से नहीं लिए दोस्तों। तो इसी को हम यदि ले, हम ये मान के चल सकते हैं आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि सेकेंड वेव के बाद थोड़ा बहुत डाउन हुआ होगा जीडीपी, हम देख पाएंगे कि जो हमारा इंडिया है उसका जो ग्रोथ है वो 12.5 के जगह पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10.5 या फिर 11 के आसपास रह सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए टॉप ग्रोइंग कंट्रीज कौन सा है, इसमें नाइजीरिया सबसे पहला आ रहा है। नाइजीरिया का यदि देखें 2030 तक का ग्रोथ तो है 8.5, और इंडिया का सेकंड नंबर पे आता है 7.5। लेकिन नाइजीरिया को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि नाइजीरिया एक क्या है, छोटी इकोनॉमी है, इसका मतलब ये कोई बड़ी इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद किसका नंबर आता है, इंडिया का। तो टॉप ग्रोइंग में दोस्तों हमारा इंडिया का शामिल होना मतलब बहुत बड़ी बात है। अब देखिए 2030 में टॉप 15 कंट्रीज में कौन कौन से आएंगे, तो उसमें यूनाइटेड पहला है, चाइना सेकंड है, और 3rd नंबर पे हमारा इंडिया है। जो हमने पिछले स्लाइड में बात किया था वही यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 2030 तक दोस्तों हमारा जो इंडिया का जीडीपी होगा वो 6 ट्रिलियन पहुंच चुका होगा। यदि अभी कोविड नहीं आया होता तो इसी साल हम देख पाते कि हमारा जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन पार कर जाता। बट चलिए जो भी है, इस तो कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते, तो इसी तरह हमें मान के चल सकते हैं 2030 तक 6 ट्रिलियन हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज हमने प्रोजेक्शन करने की कोशिश किया है, फ्यूचर में 2030 में हमारा जीडीपी और मार्केट कैप जो है वो कहां देख पाएंगे। यहाँ देखिए जीडीपी अभी कितना है 2.7 ट्रिलियन, 2030 में यदि हम यही देखें तो 6 ट्रिलियन का जीडीपी हो जाएगा, और 2035 में देखें वो कितना हो जाएगा 9 ट्रिलियन। इसी तरह सेम वे यदि हम मार्केट कैप देखें 2.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, और जीडीपी अभी, और फोरकास्ट जो हमने किया है 2030 में 6, और 2035 में हम कितना देख सकते हैं 9 ट्रिलियन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है दोस्तों, एक कंजर्वेटिव व्यू लिया है। क्या कंजर्वेटिव व्यू लिया है कि हम ये मान के चल रहे हैं, हमने देखा कि हमारा जो निफ्टी है, जो हमारा जीडीपी है और मार्केट कैप है, जैसे अमरजीत जी ने पिछले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया था, जो हमारा मार्केट कैप और
जीडीपी है वो कई बार जो है मार्केट कैप जीडीपी को टच किया, फिर नीचे आ गया, टच किया नीचे आ गया। बट अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो इंडिया का मार्केट कैप है वो जीडीपी को सरपास कर जाएगा। जैसा कि हमने देखा अमेरिका के जीडीपी में, वहां पे क्या हुआ था, जो मार्केट कैप है 1995 के बाद एकदम से क्या हुआ, जीडीपी को हमेशा वो क्रॉस करता गया, मतलब उसके ऊपर रहा, मतलब हमेशा आउट परफॉर्म किया। बट यहाँ पे हमें यदि कंजर्वेटिव भी लेके चलते हैं कि नहीं, दोनों प्रीमियम पे नहीं लेते, हम ये मान के चलते हैं कि दोनों साथ साथ चलेंगे, तो उस केस में भी हमें मतलब ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो आज जीडीपी है 3 ट्रिलियन का, वो 9 ट्रिलियन हो जाएगा 2035 में, और जो मार्केट कैप आज है हमारा 2.5 ट्रिलियन का, वही कितना हो जाएगा, 9 ट्रिलियन। अब आते हैं हमें क्यों ऐसा लगता है, सबका हम तो बड़े बड़े मतलब यहाँ पे फोरकास्ट जो किया है वो आईएमएफ का डाटा लेके फोरकास्ट किया है। अब आप ऐसा पूछेंगे कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा इंडिया इतना ग्रो करेगा, बाकी कंट्री इतने बड़े बड़े कंट्री है, बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, वो ग्रोथ ना होकर हमारा इंडिया तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ऐसा क्यों होगा? तो उसके कुछ मेन पॉइंट है जो ग्रोथ ड्राइव है, जिसके कारण हम देख पाएंगे कि हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं उसको भी सपोर्ट करता है। वो पहला कौन सा है? पहला जो दोस्तों है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है दोस्तों? हमारे इंडिया में 75 करोड़ पीपल ऐसे हैं वर्किंग एज के, और यदि वही कंपेयर करें 17 करोड़ है यूएस में, और चाइना में कितना है, 85 करोड़। तो यहाँ पे हमें एक फायदा ये मिलता है कि हमारे पास जो वर्किंग पीपल है वो बहुत ज्यादा है, 75 करोड़ लोग हैं काम करने वाले। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब जो प्रोडक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, कितना वर्किंग, कितना हम काम कर रहे हैं, कितना हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी पे जीडीपी कैलकुलेट होता है। तो ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, मतलब क्या होंगे, ज्यादा हमारा जीडीपी क्या होगा, ग्रोथ होगा। वो चीज हमें यहाँ को देखने को मिल रहा है। और यंग इंडिया की बात करें, यहाँ पे जो मीडियन एज है वो हमारे कंट्री का 28 ईयर्स है दोस्तों। मतलब ये बोल सकते हैं कि यंग इंडिया है हमारा भी, जो कभी अभी यदि हम पिछला देखें तो अमेरिका कभी एक समय में था, वो आज हमारा, जो चाइना का था वो आज हमारे पास है। अभी यदि हम देखें 28 साल का है हमारा इंडिया का एवरेज एज, और यही यदि कंपेयर करूं 38 साल है चाइना का, और यूएस का है 40 साल। ये मान के चलिए कि अगले 20 से 30 साल में हम देखेंगे कि चाइना और यूएस जो है वहां का एज क्या हो जाएगा, बूढ़े एज में पहुंच जाएंगे लगभग। मतलब 40 है, यदि 20 साल कंपेयर करें तो 60 का हो जाएगा, मतलब 60 साल वाले ज्यादा होंगे, मतलब वहां काम करने वाले कम होंगे। बट इंडिया के पास अभी एक हमारे पास जबरदस्त जो हथियार है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसके कारण हम देख पाएंगे आने वाले समय में जबरदस्त ग्रोथ होगा इंडिया में। दूसरा जो पॉइंट है वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन अभी यदि हम देखें दोस्तों, लगभग 65% पीपल कहां रहते हैं दोस्तों, विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो कि काम की तलाश में कहां आ रहे हैं, शहरों की ओर। और हम आने वाले समय में ये देख पाएंगे कि जो है हमारा जो 60 करोड़ से ज्यादा पीपल कहां होंगे, अर्बन में होंगे, जो कि यूएस से 1.5 टाइम ज्यादा है। मतलब जब अर्बन में इतने ज्यादा पीपल आ जाएंगे तो उस समय क्या होगा, आप सोचिए, लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, शहर में रहने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए जगह मतलब बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन, तो ये जितने भी चीजें हैं, ये सब चीजों में क्या होने वाला है, ग्रोथ मिलने वाला है। तो ओवरऑल कहां ग्रोथ होगा, इंडिया का ग्रोथ होगा। थर्ड पॉइंट, राइजिंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन। अब यहाँ पे मिडिल क्लास पॉपुलेशन का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, जो इनकम है, हम ये बोल रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। वो कितना बढ़ रहा है, देखिए 65% पॉपुलेशन क्या है, मिडिल क्लास में आ जाएंगे 2030 तक। तो इससे क्या फायदा है, आप बोलेंगे कि मिडिल क्लास, चलो मिडिल क्लास की संख्या तो बढ़ गया, इससे होगा क्या? मिडिल क्लास मतलब क्या है दोस्तों, जिनका इनकम कम है उसका इनकम इंक्रीज हो रहा है। वो एक मतलब लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ रहा है, मिडिल क्लास से फिर अपर क्लास में जाएंगे। इससे क्या होगा, जब मिडिल क्लास पीपल की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, मतलब क्या हुआ, उनका इनकम इंक्रीज हुआ। इनकम इंक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ दोस्तों, उनका कंजम्पशन, लाइफ स्टाइल, ये क्या होंगे, चेंज होंगे। मतलब वो पहले कुछ लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते थे, अब क्या करेंगे, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करेंगे। मतलब लाइफ स्टाइल चेंजेस होंगे, और चेंजेस होंगे मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ा मतलब क्या होगा दोस्तों, हमारा इंडिया का ओवरऑल जीडीपी बढ़ने वाला है, मार्केट कैप बढ़ने वाला है। इसी तरह हम बोल सकते हैं राइजिंग कंजम्पशन, ये हमने कवर कर लिया क्योंकि हमने देखा हमारे पास क्या बेस है दोस्तों, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मतलब देखिए, यदि हम देखें पॉपुलेशन के टर्म में इंडिया का दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद,
बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। और जैसे कि यदि हम देखें अमेरिका हो गया, अमेरिका में क्या है, वहां का जो पॉपुलेशन है वो कम है, लेकिन वहां का जीडीपी देखिए, जीडीपी क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब वो कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रही है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो करते जा रहे हैं, उनके कंजम्पशन के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे जगह पे भेज रहे हैं। बट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कंजम्पशन का बेस बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें फायदा मिलने वाला है इस चीज का। और जो लास्ट पॉइंट है जो मुझे लगता है वो है दोस्तों, गवर्नमेंट का जो फ्रंट लाइन में आना। गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों, गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, नई नई कंपनी के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। जैसे कि हम देखें, मेक इन इंडिया मूवमेंट लाया, फिर यहाँ पे लाया कि दूसरे कंपनीज है वो इंडिया में आ रही है, और इंडिया में आके क्या कर रही है, यहाँ पे सेटअप हो रहे हैं। जैसे देखा कि कोविड के चलते चाइना से बहुत सारी कंपनी वहां से आ रही है, तो जाएगी कहाँ, इंडिया में ही आना उनका तय है। तो इंडिया में एक तो मेक इन इंडिया, जीएसटी लाया, जिसके कारण आपने देखा होगा, कई बार न्यूज में भी सुना होगा कि जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा हुआ, इस बार रेवेन्यू ज्यादा आया। फिर आप देखेंगे एफडीआई नॉर्म्स, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट फर्म है, फिर कंपनीज है, उनको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, जिससे दूसरे कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा, आप बोलेंगे, इंडिया में यदि दूसरे कंट्री से पैसा आएगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ा मतलब इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा मतलब हमारा जीडीपी बढ़ा। तो इस तरह से एक दूसरे से क्या है, ये इंटरलिंक्ड है। और देखेंगे डिजिटल इंडिया, अभी देखेंगे आप, यूपीआई हो गया, पेमेंट के लिए हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, एक मोबाइल में उठाए, कुछ नंबर डायल किए, मतलब मोबाइल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कहीं खरीदना बेचना है वहां पे भी जाके हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल से कर पा रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ने भी लाया, वो भी बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो चलाया था, बहुत बड़ा मूवमेंट, वो भी जबरदस्त रहा। तो ये सब देख के हमें लगता है कि इंडिया का ग्रोथ तो तय है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे भी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं वही चीज है, मीडियन एज कौन कौन सी कंट्री का कितना है। यूएस का 38 है, चाइना का 37 है, और यूके का 40 है, और इंडिया का भी देखे तो 28 है, जो कि जबरदस्त है, यंग इंडिया हमारा, ठीक है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास मैन पावर जबरदस्त है, बस अब तो ये फटने वाला है इंडिया में ग्रोथ का। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में है, देखिए, पॉवर्टी रेशो, मतलब जो गरीबी है वो क्या था, पहले के समय में क्या था, आज कितना है, और आने वाले समय में कितना होगा। यदि 2000 की बात करूं तो वहां 45% गरीब थे, और यदि 2020 में देखें 22%, और 2030 में जो फोरकास्ट है दोस्तों वो है 5%। मतलब क्या हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, और जो गरीबी का रेशो है वो डे बाई डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ह्यूज डिक्रीमेंट आया है, यहाँ पे देख सकते हैं 2020 से 2030 में 10 साल में हम ये मान के चल सकते हैं कि 5% लगभग रह जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में कंजम्पशन तो होने वाला है। कंजम्पशन मतलब क्या होगा, इंडिया का ग्रोथ। अब आता है निफ्टी टॉप 25 कंपनीज। यहाँ पे देखिए टॉप 25 कंपनीज का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, क्या इसका मतलब क्या हुआ, निफ्टी में जो है 25 कंपनीज ऐसे हैं जिसका कंट्रीब्यूशन 80% रेवेन्यू में है, मतलब 80% सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ 25 कंपनी। और देखेंगे यहाँ पे 2010 में देखेंगे कितना था, 10 लाख करोड़ का 25 कंपनी, निफ्टी के टॉप 25 कंपनी मिलके 10 लाख करोड़ का सेल्स कर पाती थी, जो आज 25 लाख करोड़ की सेल्स कर पा रही है। इसी तरह यदि देखेंगे 2010 में ऐसी कितनी कंपनी थी जो कि 50,000 करोड़ से ज्यादा सेल्स करती थी, मात्र 2 कंपनी थी, और 1 लाख करोड़ से ज्यादा मात्र 4 कंपनी थी। वही यदि आज कंपेयर करें, आज देखिए 2021 में 10 ऐसे कंपनी है जो कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा सेल्स कर पा रही है। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जो 2010 में सिर्फ 4 कंपनी ऐसे थे जो कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा सेल्स करती थी, आज 10 हो गई है। और वहीं पे यदि देखे 50,000 करोड़ से ज्यादा सेल्स करने वाली कंपनी 2010 में सिर्फ 2 थे, आज कितना है दोस्तों, आज 7 ऐसी कंपनी है जो कि 50,000 करोड़ से ज्यादा सेल्स कर पा रहे। तो आने वाले समय में तो एकदम फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अब देखिए प्रॉफिट के मामले में, अभी हमने क्या देखा, सेल्स कि सेल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह टॉप 25 कंपनीज का यदि प्रॉफिट देखे वो भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 80% प्रॉफिट में। तो 2010 में कितना था, 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट करते थे 25 कंपनी मिलके, आज कितना कर रहे हैं, आज लगभग 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट आज कर रहे हैं 2021 में। और यदि हम देखें प्रॉफिट 15,000 करोड़ से ज्यादा कितनी कंपनी 2010 में करती थी, वो देखेंगे तो कितना मिलता है, सिर्फ 2 कंपनी, मतलब मात्र 2 कंपनी ऐसे थे। क्योंकि कंपनी यदि आप देखेंगे 4,000 5,000 कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, बट
सिर्फ 2 कंपनी उस समय मान के चले हम 1000 कंपनी 2000 कंपनी भी लिस्टेड रही होगी 2010 में 2000 2500 तब भी मात्र 2 कंपनी। बट अभी यदि देखेंगे तो लगभग 6000 कंपनी लिस्टेड है, उसमें से कितने हैं 8 कंपनी ऐसे हैं जो कि 15000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसी कंपनी नहीं होंगे जो कि 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट करे, 50,000 करोड़ का 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट करे? आपका आंसर होगा हाँ। तो आपको करना क्या है, आपको वही कंपनी ढूंढना है जो कि आने वाले समय में 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट करे, 10 लाख करोड़ का सेल्स करे। ऐसे कंपनी में आपको फोकस करना होगा। वो कौन से कंपनी होंगे हम डिस्कस करेंगे आगे। अब फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर निफ्टी 25, यहां पे हम 25 कंपनी का एस्टिमेशन लिए हैं। वो क्या है देखिए, 2020 में सेल्स जो है वो कितना था 25 लाख करोड़, और यही एस्टिमेट किया हूं कितना हो जाएगा 2030 में 35 करोड़, और 2035 में कितना हो जाएगा 50 लाख करोड़। ठीक है, 2030 में 35 लाख करोड़ और 2035 में 50 लाख करोड़। और प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 लाख करोड़, तो 3 लाख करोड़ का तो आज हो रहा है, 2030 में यही 4 लाख करोड़ का हो जाएगा, और 2035 में दोस्तों 6 लाख करोड़ का। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग ऐसी कंपनी के ऊपर फोकस जरूर करिए। आप ऐसा एस्टिमेट करने की कोशिश करिए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि आने वाले समय में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, या फिर 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट करेगी, या फिर 10 लाख करोड़ का या 5 लाख करोड़ का सेल्स कर रही है। और वैसी कंपनी पे हमें फोकस करना है। वो कौन सी कंपनी है हमें मिलेगा आगे। अभी देखिए, रिसेंटली एक आईपीओ आया था। कौन सा आईपीओ? अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जोमेटो एक आईपीओ आया। जोमेटो एक आईपीओ आते ही पहले दिन ही इसका जो मार्केट कैप है कितना पहुंच गया दोस्तों 1 लाख करोड़। आज 40 ऐसे कंपनी हैं पूरे, मतलब यदि स्टॉक मार्केट का हम कंपैरिजन करें, 40 ऐसी कंपनी है जिसका कि मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। और 2030 में हम देख पाएंगे, आपको ये मिलेगा कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होगी जो निफ्टी 50 में जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से कम हो। अभी तो हमें टोटल 40 कंपनी ऐसे है जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप है, और निफ्टी 50 में भी 2030 तक आपको ये देखने को मिलेगा कि 50 के 50 कंपनी का मार्केट कैप क्या होगा दोस्तों 1 लाख करोड़ से ज्यादा होने वाला है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, आज देखेंगे यदि 1000 करोड़ से ज्यादा तक का देखें कितने ऐसे कंपनी है जिसका 1000 करोड़ से ज्यादा है, तो 750 कंपनी है जिसका 1000 करोड़ से ज्यादा है। और 2030 में हम देखेंगे यही जो कंपनीज है दोस्तों ये कितने में पहुंच जाएगा 1500 हो जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, हमें बस पता करना है वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए स्मॉल टू बिग और बिग टू जेंट। मतलब क्या, मतलब कौन सी एक स्मॉल कंपनी थी वो बड़ी बन गई, और कौन सा बड़ी थी वो जेंट बन गया, मतलब बहुत बड़ी बन गई। तो यहाँ पे रिलायंस का देखिए, रिलायंस 2010 में कितना का सेल्स करते थी मात्र 2 लाख करोड़, और प्रॉफिट कितना कर रहे थे मात्र 25,000 करोड़। और 2000 आज की बात करें टुडे 2021 तक, अभी यदि देखें 2020 तक का यदि देखें तो यहाँ पे देखिए 5 लाख करोड़ का सेल्स। अभी हमने लास्ट में अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमें ऐसी कंपनी ढूंढना है जो 5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का सेल्स करे। तो दोस्तों यहीं पे तो हमें एक कंपनी मिल गया है, रिलायंस। रिलायंस कितना कंपनी के 5 लाख करोड़ का सेल्स तो आज कर रही है, तो 2030 में क्या हम इसको 10 लाख तक नहीं पहुंचते नहीं देख पाएंगे? डेफिनेटली देख पाएंगे। और आज प्रॉफिट कितना कर रही है देखिए 50,000 करोड़ का। और अभी हमने पिछले में क्या बात किया था कि 50,000 करोड़ का प्रॉफिट कर पाएगी कौन कौन सी कंपनी, हमें कौन सा ढूंढना है 1 लाख करोड़ की कौन सी करेगी। तो रिलायंस यदि आज 50,000 करोड़ कर रही है तो क्या 2030 में 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट नहीं कर पाएगी? डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी कंपनी जरूर करेगी। ये करो ना। तो 2030 का क्या होगा दोस्तों ये चीज हमें देखना। मिलिंद जी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सा आप उसको हैंडल करेंगे? या क्लियर? मेरा रिक्वेस्ट है सारे लोग अपने आप को म्यूटेड रखिए। राइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। अब एचडीएफसी बैंक देखिए, एचडीएफसी बैंक 2010 में कितना था 20 करोड़ का सेल्स करती थी, 20,000 करोड़ का, सॉरी 20,000 करोड़ का सेल्स करती थी। आज कितना प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कितना था उस समय 3,000 करोड़ का प्रॉफिट मात्र। और आज देखिए, आज मतलब 2020 का देखिए तो कितना हो गया दोस्तों 1.3 लाख, 20,000 से 1.3 लाख, मतलब सिर्फ कितने साल में, सिर्फ 10 साल में। और प्रॉफिट कितना हो गया 33,000 करोड़
2030 में क्या होगा आप अनुमान लगाइए। इसी तरह टीसीएस देखिए 2010 में कितना करती थी, मात्र 23,000 करोड़ का सेल्स करती थी और जो प्रॉफिट है मात्र 5,000 करोड़ का। अब 2021 में अभी देखिए कितना है, 1.6 लाख करोड़ का सेल्स और 33,000 करोड़ का प्रॉफिट। 2030 में क्या होगा दोस्तों आप अनुमान लगाइए। कई लोग ऐसे बोलेंगे कि ये कंपनी तो बड़ा हो गया, अब ये कुछ कर पाएगी कि नहीं, लेकिन फ्रेंड्स लीडर हमेशा लीडर रहता है, लैगर हमेशा लैगर रहता है। तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है, जो आज छोटा है वो कल बड़ा बनेगा, लेकिन जो आज बड़ा है वो कल बहुत बड़ा बनने वाला है, वो जेंट बनेगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रख के ही निवेश में ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और कंपैरिजन में आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 2000 में यदि देखें तो जीडीपी हमारा कितना था 2000 में, 0.5 ट्रिलियन मात्र। 2020 में कितना है अभी 2.7, मतलब ह्यूज जंप देखने को मिला। 20 साल में हमें जबरदस्त जंप देखने को मिला, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5 से 6 गुना, ठीक है, 5 से 6 गुना हमें जंप देखने को मिला। इसी तरह दोस्तों 2030 में कितना हो जाएगा, हमारा एस्टिमेशन है कि 6.1 ट्रिलियन हो जाएगा जीडीपी। इसी तरह यदि रैंकिंग देखें, रैंकिंग में क्या जंप, 2000 में हमारा रैंकिंग कितना था 10, और 2020 में 20 साल में कितना आ गया 5वां, और 2030 में दोस्तों हमारा जो रैंकिंग पहुंचने वाला है वो तीसरे नंबर पे पहुंचने वाला है। इसी तरह मार्केट कैप देखिए, पहले कितना था 0.3 ट्रिलियन था, आज कितना है 2.7, और 2030 में कितना होगा दोस्तों 6 ट्रिलियन। ये हमारा अनुमान है, हमने ये यहाँ पे प्रीमियम नहीं लिया है, हम मान के चल रहे हैं साथ साथ चलेंगे। निफ्टी 2000 में कितना था 1000 पॉइंट, अभी कितना है 15,000, और 2030 में क्या होगा दोस्तों, हमारा एस्टिमेशन है लगभग 33,000 हमारा निफ्टी पहुंच जाएगा। तो हमें करना क्या है दोस्तों, क्या करना है वो आपको ध्यान देना है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनी, वर्ल्ड हैज इंडिया प्लान, मतलब पूरी दुनिया का तो इंडिया के लिए प्लान बना हुआ है। डू यू हैव इंडिया प्लान, क्या आपका इंडिया के प्रति कोई प्लान है? देखिए यहां पे यदि देखेंगे बर्गर किंग, मॉरिस गैरेज, सैमसंग, गूगल, ऑडी, मैकडोनल्ड, वॉलमार्ट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, सारी कंपनी इंडिया में स्टेबलाइज हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये अपने इंडिया में किसी ना किसी तरह घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पैर जमा लिया। जैसे कि यदि हम बात करें वॉलमार्ट का, वॉलमार्ट को पता है रिटेल चेन में ये एकदम राजा है पूरे वर्ल्ड में वॉलमार्ट, तो इंडिया में कैसे घुसे? तो इंडिया में जैसे कि आपको पता है रिलायंस और डीमार्ट का जबरदस्त पकड़ है, लेकिन वॉलमार्ट डायरेक्टली यहाँ पे आके उतना ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि रिलायंस और जो हमारा डीमार्ट है उसका जबरदस्त पकड़ है। इसीलिए वॉलमार्ट ने क्या किया, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा, उसके थ्रू इंटर मतलब ई कॉमर्स के थ्रू इंटर होने की कोशिश किया, और यहाँ पे मतलब कर चुके हैं यहाँ पे इंटर, और फ्लिपकार्ट के थ्रू क्या किया, इंडिया में एंट्री ले लिया है ई कॉमर्स, क्योंकि उनको पता है वो ग्रोइंग बिजनेस ढूंढते रहते हैं। इसी तरह हमने देखा कुछ दिन पहले बर्गर किंग का भी आईपीओ आया, ठीक है। तो ये जितने भी कंपनी है उनका तो इंडिया के लिए प्लान है, उनको पता है इंडिया में कंज्यूमर है, यहाँ पे लोग बाग प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं। तो मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा दोस्तों, आपका क्या प्लान है? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इंडिया ग्रोथ करेगी कि नहीं? मैं खुद इंडिया को लेके दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, मैं तो बहुत बुलिश हूं। आने वाले 20-30 साल 50 साल तक हमारा टाइम रहेगा, इंडिया का टाइम रहेगा। इंडिया जो है जबरदस्त ग्रोथ करने वाला है। और क्या आप इसका फायदा उठाना नहीं चाहते? डेफिनेटली चाहते होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे ही करना है। हमें वो बिजनेसेस ढूंढना है, वो सारे बिजनेसेस ढूंढना है जहां पे हम ग्रोथ कर सके, जहां पे हमें अच्छा ग्रोथ मिलेगा, जहां पे हम अच्छा खासा पैसा बना सके। प्रॉफिट की बात नहीं करूंगा, आपने तो सुना होगा जो शेयर मार्केट में आता है, अरे मुझे प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन का मतलब दोस्तों, एक टाइम के बाद हमें काम करने की जरूरत ना पड़े, हमें बैठे बैठे कुछ ऐसा सोर्स हम जनरेट कर दे, वहां से पैसा आए, जिसमें से एक शेयर मार्केट है, जो हम बोलते हैं ना पेसिव इनकम। वो एक शेयर मार्केट है जहां पे हम पैसा डाल के क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनकम कमा सकते हैं, जो कि हमारे लाइफ लॉन्ग के लिए होगा। अब दोस्तों हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने देखा, आशिम जी आपको और 8 मिनट बाकी है, हम बहुत बढ़िया बता रहे हैं। 8 मिनट मोर। ओके, थैंक यू पार्था जी।
अब हम क्या क्या देखा, हमने देखा पास्ट हिस्ट्री में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था जो कि जबरदस्त था, लेकिन कुछ कारण से हम लोग नीचे आए, बट फिर से हमने एक रफ्तार पकड़ा, ये हमने देखा। प्रेजेंट में देखा कि हमने हमारा अभी क्या जीडीपी का कंडीशन है, क्या मार्केट कैप हो सकता है, और फ्यूचर भी हमने देखा कि फ्यूचर में हमारा इंडिया क्यों ग्रोथ करेगा। और हमने ये भी देखा कि दूसरी जो कंपनीज है, दूसरी जो कंट्रीज की कंपनीज है, उनका नजर हमारे ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे निवेश करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों भाग रहे हैं दोस्तों? हमें भी क्या करना है, इसी के साथ चलना है, इस ग्रोथ का हमें भी फायदा उठाना है। उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ढूंढना है वो कौन कौन सी सेक्टर हो सकता है, वो कौन कौन सी कंपनी हो सकता है जिसमें हमारा वेल्थ जो है जबरदस्त क्रिएट होगा। उसके लिए दोस्तों मैं आगे हैंड ओवर करूंगा मिलिंद जी को, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, उसके आगे मिलिंद जी कौन हमारे जो भी पार्टिसिपेंट है उनको बुलाएंगे, जो कि इसके ऊपर भी रिसर्च कर रखा है कि कौन सा सेक्टर ग्रोथ होगा, कौन सा कंपनी ग्रोथ होगा। उसके लिए दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। थैंक यू मिलिंद जी, ओवर टू यू। थैंक यू अमरनाथ जी, थैंक यू आशिम जी, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आप बिफोर टाइम में आप कंक्लूड कर दिया, ग्रेट। थैंक यू आशिम जी एंड थैंक यू अमरनाथ जी, बेहतरीन प्रेजेंटेशन। और जीडीपी के बारे में हम सबकी जो कंसेप्ट्स थी वो काफी सारी क्लियर हो गई, क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं कि कोई कंपनी ले, कोई सेक्टर चलने वाला है, लेकिन उन सब का जो बेस है वो बेसिकली हमारा जीडीपी ही है। तो सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इसके लिए। एंड नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंटेशन है, तो मैं पीयूष सर से कमेंट लेना चाहूंगा उसके लिए। या मिलिंद भाई, वेलकम एवरीवन, एकदम धन्यवाद आप सबका। और बहुत ही हमने माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन देखा अमरनाथ जी से और आशिम भाई से। बोथ वर एक्सीलेंट एट देयर टाइम, बढ़िया दोनों का। दोस्तों, जो अभी हम लोगों ने आशिम भाई और अमरनाथ जी से जीडीपी का डेटा देखा, वर्ल्ड जीडीपी देखा, वर्ल्ड मार्केट कैप देखा, यूएस का, चाइना का, इंडिया का, हमने इंडिया का जीडीपी मार्केट कैप इंडेक्स देखा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आइडिया बिल्कुल क्लियर है। पास्ट में भी जबरदस्त ग्रोथ किया है इंडिया ने, पिछले 20 साल भारत के थे, डबल ग्रोथ से पड़ा है भारत, जो आपको आशिम भाई ने बताया। आने वाला समय भी दोस्तों कोई डाउट नहीं है भारत का है। आप लोगों को जो प्रेजेंट किया गया उसमें मुझे उम्मीद है आपने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे, राइट। जो आपकी क्वेरी होगी, आपकी क्वेरी पे हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के बाद चर्चा करने ही वाले हैं। सो नोट डाउन योर क्वेरीज। पर ये पूरा प्रेजेंटेशन हम क्लोज करें उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। शायद आप लोग ये सोच रहे हो कि इस साल तो कोविड था, इस साल जीडीपी हमारा डाउन था, राइट। तो पूरी दुनिया का डाउन था दोस्तों। पूरी दुनिया का जीडीपी जब नेगेटिव हुआ, हमें भी तैयारी रखनी थी। इंडिया हाई मोबिलाइज्ड कंट्री है, मोबिलिटी बहुत हाई थी, तो यहाँ पे अफेक्ट भी ज्यादा था। जीडीपी इंडिया का 7.5% से डाउन हुआ। दोस्तों, धंधा आप लोगों को क्या लगता है, अगर हम निफ्टी की टॉप 25 कंपनीज देखें तो आपको क्या लगता है धंधा कितना डाउन हुआ होगा? देखो डेटा आपके सामने, अमेजिंग 4% प्लस हुआ है। तो कुछ लोग रोज मेरे को बोल रहे हैं बाजार जबरदस्त गिरेगा, ये बाजार यूं ही चल रहा है, कोई फंडामेंटल नहीं है। कैसे ऐसा फंडामेंटल नहीं और बाजार चल रहा है, राइट। दोस्तों, फंडामेंटल क्या नहीं आप देखिए, आप देख रहे हो जीडीपी 7.5% डाउन, उसी समय निफ्टी की टॉप की 25 कंपनियां 4% धंधा बढ़ा के बैठी है। अब अगले साल ये उम्मीद जीडीपी 10% से बढ़ने वाला है। अब आप मेरे को अपना अंदाज बताओ, अगर नेगेटिव जीडीपी में निफ्टी की कंपनी 4% सेल्स बढ़ा सकती है, तो अगला साल 10% जीडीपी बढ़ना है। अब मुझे बताओ आपकी 25 कंपनियों के सेल्स बढ़ेंगे कि घटेंगे? नो डाउट अबाउट इट दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी 21% बढ़ी है, राइट फ्रेंड्स। सो गेट प्रिपेयर्ड। हम एक बढ़िया दशक में एंटर होने वाले, और आने वाले समय में वेल्थ क्रिएशन हमारी वेट कर रहा है, हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशिम भाई का, अमरनाथ जी का, मिलिंद भाई का, पूरी टीम का, जिन लोगों ने ये पूरा प्रेजेंटेशन सेट किया।
मैं आप लोगों को याद करा दूं, हमेशा प्रॉब्लम लाइफ में आएंगे। कल ही आशिम भाई का हमसे कम्युनिकेशन हुआ था कि किसी का फैमिली में डेथ हो गया है, तो वो मोहाली से ट्रैवल करके अपने गांव आए। पूरा दिन सोचो, पूरी रात भर उन्होंने ट्रैवलिंग किया है, अर्ली मॉर्निंग पहुंचे, आज आपके सामने है। दिस इज कमिटमेंट। अमरनाथ जी को पता नहीं था आज उनको प्रेजेंटेशन देना है, जस्ट यू कैन इमेजिन। पर अमरनाथ जी ने प्रेजेंटेशन दिया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकता था आशिम भाई को ट्रैवलिंग के दरमियान। क्या आपको लगा कि अमरनाथ ने यूं ही प्रेजेंटेशन दिया है? वंडरफुल अमरनाथ जी, आपने एकदम दिल खुश कर दिया। सो धन्यवाद, साथ रहिएगा। अभी तो हमने शुरुआत की है, पूरा दिन हम सब लोग साथ में है। धन्यवाद मिलिंद भाई। यस सर।